वर्क एनर्जी पावर का पार्ट नंबर 3 ये 2 हम कर चुके हैं। अब इस पे आते हैं। इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे? सेंटर ऑफ मास, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम एंड कोलिजन। ठीक है, 3 टॉपिक पढ़ेंगे इसमें हम। तो स्टार्ट करें, चलो। सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास क्या होता है? एन इमेजिनरी पॉइंट वेयर होल मास ऑफ द सिस्टम कैन बी अज्यूम्ड टू बी कंसंट्रेटेड इज कॉल्ड सेंटर ऑफ मास। एक ही ऐसा इमेजिनरी पॉइंट होता है। क्या होता है? एक ऐसा इमेजिनरी पॉइंट जहां पे पूरी बॉडी का सिस्टम क्या माना जा सकता है? कंसंट्रेटेड माना जा सकता है। ठीक है, डेफिनेशन क्या है? एन इमेजिनरी पॉइंट वेयर होल मास ऑफ द सिस्टम कैन बी अज्यूम्ड टू बी कंसंट्रेटेड इज कॉल्ड सेंटर ऑफ मास। जैसे मान लो ये मतलब इसकी जो पूरी बॉडी है, इसका पूरा मास, इस बॉडी का पूरा मास एक ऐसी जगह पर, एक इमेजिनरी पॉइंट तो दिखता ही नहीं है। ये एक इमेजिनरी पॉइंट जहां पर क्या मान ले? कंसंट्रेटेड मान ले। मतलब यहाँ पे अगर मान लो उसको पॉइंट को पकड़ेंगे ना तो वो बैलेंस रहेगी, मतलब बिल्कुल स्ट्रेट ही रहेगी, इक्विलिब्रियम में रहेगी, ये बोल सकते हैं। अब मान लो अगर इसे यहाँ से पकड़ू मैं तो ये ऐसे जा रही है, कहाँ है? इक्विलिब्रियम में नहीं है ना, देखो स्ट्रेट नहीं रही। तो इसका मतलब क्या है? यहाँ पे इसका होल मास कंसंट्रेटेड नहीं है, ये सेंटर ऑफ मास नहीं है। ये भी ये वाला पॉइंट सेंटर ऑफ मास नहीं है। यहाँ से पकड़ा मैंने इसे तो ये फिर से नीचे जा रही है, देखो। तो यहाँ पे भी सेंटर ऑफ मास नहीं है। अगर मैंने इसे यहाँ से पकड़ा तो देखो, तो ये इसका लगभग यही सेंटर ऑफ मास है। ठीक है, जहाँ पे क्या रहे? पूरी बॉडी का मास क्या रहे? कंसंट्रेटेड रहे। तो उस जगह को क्या बोलते हैं? उस पॉइंट को क्या बोलते हैं? सेंटर ऑफ मास। क्लियर है? देखो जैसे यहाँ पे 3 मास गिवन आपको, M1 M2 M3। ठीक है, 3 मास गिवन है ना यहाँ पे, M1 M2 M3। और ये इसके कोऑर्डिनेट्स भी दे रखे हैं, x1 y1 x2 y2 x3 y3। और ये yx प्लेन में है। ठीक है, xy प्लेन में है, ऐसा आपको गिवन है। तो अगर आपसे ये पूछ ले कि सेंटर ऑफ मास का x कोऑर्डिनेट बताओ, क्या बताओ? सेंटर ऑफ मास का x कोऑर्डिनेट बताओ, तो इसका फॉर्मूला होता है m1 x1 प्लस में m2 x2 प्लस में m3 x3 डिवाइडेड बाय में टोटल मास। अब क्या पूछ ले कि सेंटर ऑफ मास का x कोऑर्डिनेट बताओ, ऐसा दे दे, एक्स वाई प्लेन दे दे आपको, और इसमें 3 मास गिवन है, m1 m2 m3। और ये पूछ ले कि x कोऑर्डिनेट का, सेंटर ऑफ मास के x कोऑर्डिनेट का क्या बताओ? सेंटर ऑफ मास का x कोऑर्डिनेट बताओ, सेंटर ऑफ मास का x कोऑर्डिनेट बताओ। तो इस केस में क्या करेंगे? m1 x1 प्लस में m2 x2 प्लस में m3 x3 डिवाइडेड बाय में टोटल मास। टोटल मास क्या है? m1 m2 m3। तो इन सबको प्लस कर देंगे। क्लियर? अब जैसे ऐसे पूछ ले कि y कोऑर्डिनेट, सेंटर ऑफ मास का y कोऑर्डिनेट बताओ, क्या बताओ? सेंटर ऑफ मास का y कोऑर्डिनेट बताओ। तो इस केस में क्या करेंगे? इस केस में भी ये बस x की जगह क्या पुट कर देंगे? y पुट कर देंगे। m1 y1 प्लस में m2 y2 प्लस में m3 y3 डिवाइडेड बाय में टोटल मास। और अगर ये 3D में होता, क्या होता? 3D में होता, मतलब z कोऑर्डिनेट भी होता हमारे पास। तो z कोऑर्डिनेट होता, ये 3D में अगर दिखता तो 3D में ये क्या बोल देता कि सेंटर ऑफ मास का z कोऑर्डिनेट बताओ। तो इस केस में ये बस x की जगह y पुट कर दो, m1 x1 प्लस में m2 z2 प्लस में m3 z3 डिवाइडेड बाय में टोटल मास। तो इससे क्या आ जाते हैं? कोऑर्डिनेट्स आ जाते हैं सेंटर ऑफ मास के। क्लियर? इस पे क्वेश्चन करें, सुनो, देखो दोबारा से सुन लो। इसमें क्या था? इसमें सेंटर ऑफ मास के बारे में बताया गया है। सेंटर ऑफ मास क्या होता है? एक ऐसा इमेजिनरी पॉइंट जहां पे जहां पे सिस्टम का पूरा मास क्या मान सकते हैं? कंसंट्रेटेड मान सकते हैं। ठीक है, उसे क्या बोलते हैं? उस पॉइंट को क्या बोलते हैं? सेंटर ऑफ मास। और उसके कोऑर्डिनेट्स निकाल सकते हैं कैसे? ऐसे, बस यही तो बात बताइए। इसमें क्वेश्चन करते हैं इस पे। फाइंड पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ गिवन सिस्टम ऑफ 4 बॉडीज गिवन बिलो। देखो आपको 4 मासेस दे रखे हैं, एक 2 kg का, एक 2 kg का, चारों ही 2 kg के हैं। चारों ही क्या है? 2 kg के हैं। और यहाँ पे ये रेफरेंस है। तो इसमें क्या बताना है हमें? सेंटर ऑफ मास बताना है। मतलब कि इसका जो ये आपको ये दे रखा है, ये डायग्राम दे रखा है, इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होगा? तो उसकी वजह से उससे पहले वो फाइंड करने के लिए हम क्या फाइंड करना पड़ेगा? एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट्स। तो इसमें एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट फाइंड करते हैं। ठीक है, देखो पहले इसके कोऑर्डिनेट लिख लो, ये तो रेफरेंस है। तो यहाँ पे तो क्या आएगा? 0 0। ये 4 मीटर है। तो पहले क्या लिखते हैं? पहले एक्स एक्सिस लिखते हैं, एक्स कोऑर्डिनेट लिखते हैं, फिर वाई कोऑर्डिनेट लिखते हैं, वाई एक्सिस के कोऑर्डिनेट लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं ना। तो यहाँ पे बताओ, यहाँ पे कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? 4 0, क्योंकि यहाँ पे ये एक्स एक्सिस ही है, सिर्फ वाई की तो बात ही नहीं कर रहे। यहाँ पे आते हैं तो 4 ये 4 ये, तो इसका मतलब 4 4।
ठीक है, यहाँ पे क्या होगा बताओ, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ये है तो 0,4। 0 क्यों आया, क्योंकि एक्स एक्सिस, पहले एक्स एक्सिस का कोऑर्डिनेट की बात करते हैं, एक्स एक्सिस कोऑर्डिनेट, ठीक है, और फिर वाई एक्सिस कोऑर्डिनेट। पहले एक्स एक्सिस वाला कोऑर्डिनेट लिखते हैं, फिर वाई एक्सिस वाला कोऑर्डिनेट लिखते हैं। अब यहाँ पे देखो सिर्फ वाई वाई एक्सिस का कोऑर्डिनेट है, वाई एक्सिस की बात करेंगे, एक्स एक्सिस की तो बात ही नहीं कर रहे हैं हम यहाँ पे, तो इसलिए यहाँ पे 0,4 आता है। ठीक है, अब निकालते हैं एक्सियम, निकालते हैं पहले। फॉर्मूला क्या होता है, m1 x1 प्लस में m2 x2 प्लस में m3 x3 प्लस में m4 x4। यही करेंगे, 4 है तो 4 बार ही करेंगे, डिवाइडेड बाय में टोटल मास। टोटल मास कितना है, 2 2 2 2, कितना हो जाएगा 8, 8 आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर लो, m1 कितना है 2 इंटू में x, तो ये तो 0 आ जाएगा, प्लस में m2 2 इंटू में x2 ये है तो 4, प्लस में 2 इंटू में 4 प्लस में 2 इंटू में 0। ठीक है, डिवाइडेड बाय में 8। इसे सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, ये 0 और ये 0, 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, मतलब 16/8। ये कितना आ जाएगा 16 में 8, तो आंसर क्या आएगा 2 मीटर। इसकी यूनिट जो यहाँ पे गिवन होती है ना, ये मीटर गिवन है ना, तो यहाँ पे भी मीटर ही आएगा। सेंटीमीटर होती है तो सेंटीमीटर आता। ठीक है, जो क्वेश्चन में गिवन होती है यूनिट उसी का यूज करते हैं आंसर में। क्लियर, ये क्या गया हमारे पास एक्स कोऑर्डिनेट। ठीक है, वाई कोऑर्डिनेट फाइंड करते हैं। अब रफ कर देते हैं इसे, सुन बस, ये 2 मीटर क्या है, ये एक्स कोऑर्डिनेट है, ये याद रखना। क्या है हमारे पास, एक तो 2 आ गया, ठीक है 2 आ गया। वाई कोऑर्डिनेट की बात करते हैं, वाई सी एम, क्या करेंगे m1 y1 प्लस में m2 y2 प्लस में m3 y3 प्लस में m4 y4 डिवाइडेड बाय में टोटल मास। टोटल मास कितना हमारे पास 8। करते हैं m1 y1 तो 0 ही आएगा, 2 इंटू में 0 प्लस में m2 y2 तो ये भी कितना आएगा 2 इंटू में 0, क्योंकि y कोऑर्डिनेट क्या है यहाँ पे 0 इसका, इसलिए ये क्या आएगा m3 y3 तो 2 इंटू में 4 प्लस में 2 इंटू में 4 डिवाइडेड बाय में 8, तो ये 0 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, तो ये भी कितना आएगा 16 में 8, और इसका भी आंसर क्या आएगा 2 मीटर। तो हेंस हमारे पास कोऑर्डिनेट आ चुके हैं 2,2 इज करेक्ट आंसर। अब इसमें ये बताओ कि सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होगा। सुनो देखो, इसने क्या बोला कि 2 मीटर, तो एक्स एक्सिस पे जो कोऑर्डिनेट है, एक्स कोऑर्डिनेट है वो क्या है 2 आया है, तो इसका मतलब 2 तो इधर चलो। ठीक है, ये 4 है ना पूरा, तो ये इतना, ये कितना होगा, ये 2 मीटर होगा, और 2 मीटर क्या चलना है वाई एक्सिस के लॉन्ग चलना है, ये एक्स एक्सिस के लॉन्ग चले हम 2 मीटर है ना, और 2 मीटर क्या चलना है यहाँ आएगा वाई एक्सिस के लॉन्ग चले, तो यहाँ पे हवा में भी हो सकता है सेंटर ऑफ मास, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे आएगा ये 2,2 सेंटर ऑफ मास यहाँ होगा इसका कहीं। क्लियर है, चलो आगे। देखो इसमें भी यही बताना है, ठीक है, पोजीशन ऑफ सेम मतलब वही निकालेंगे, एक्स कोऑर्डिनेट निकालेंगे, वाई कोऑर्डिनेट निकालेंगे। ठीक है, तो पहले कोऑर्डिनेट फाइंड कर लेते हैं यहाँ पे। तो ये रेफरेंस है, तो यहाँ पे तो क्या आएगा 0,0 होगा। ठीक है, अब यहाँ चलते हैं, इस पे बताओ, इस पे क्या होगा 0,4, क्योंकि एक्स एक्सिस तो है नहीं यहाँ पे, तो 0,4। यहाँ पे क्या होगा 2,4, यहाँ पे क्या होगा 4,4, और यहाँ पे 4 एंड 4 ये 8। ठीक है, कोऑर्डिनेट फाइंड कर लिए। अब एक्सियम निकालते हैं। एक्सियम क्या करेंगे, सुनो लिख दूं क्या, कितने 1 2 3 4 ही है, तो लिख लो m1 x1 प्लस में m2 x2 प्लस में m3 x3 प्लस में m4 x4 डिवाइडेड बाय में टोटल मास। टोटल मास देख लो 2 6 16 20 22 कितना है 22। वैल्यू पुट करते हैं m1 x1, ये तो 0 ही आएगा, m1 इंटू में x1
प्लस में m2 इंटू में x2, ठीक है, m3 इंटू में x3 प्लस में m4 इंटू में x4 प्लस में 2 इंटू में 4, ठीक है, डिवाइडेड बाय 22। सोल्व कर लो इसे। ये क्या आएगा 0, 0 प्लस में 0 प्लस में 20 प्लस में 16 एंड प्लस में मल्टीप्लाई में ना ये 2 इंटू 4, 4 टू जा 8, तो डिवाइडेड बाय में 2। तो ये कितना आएगा 12 36 प्लस में 8 44, 22 है यार, 44 बाय में 22, हाँ यही आएगा। सही है। 2 मीटर है ना, तो 2 मीटर, ये इसका कोऑर्डिनेट आ गया वाईसीएम एक्ससीएम निकाल लेना हमने, कितना आया 2 मीटर आया, ठीक है 2 मीटर। अब बात करते हैं वाईसीएम की, वाईसीएम फाइंड करते हैं। एक तो आ गया हमारे पास 2 मीटर, यहाँ पे क्या कर देंगे y1 y2 y3 एंड y4, और यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं हम, वाईसीएम की, ठीक है। m1 और y1 कितना आएगा 2 इंटू 0 प्लस में m2 y2 4 इंटू में 4 प्लस में m3 इंटू में y3 प्लस में m4 इंटू में y4 प्लस में m4, अब बात कर रहे हैं m3 था यहाँ पे, m4 कितना है 2 इंटू में y4 कितना है 8। सॉल्व कर लेते हैं। डिवाइडेड बाय में क्या करेंगे, टोटल मास 22, तो यहाँ से 0 प्लस 16 प्लस में 40 प्लस में 16 प्लस में 16, तो ये कितना आएगा 22। ये कितना आएगा 16 16, ये आएगा 88 बाय में 22 मतलब 4, तो एक आएगा 2 एक आएगा 4। एक्ससीएम कितना है हमारे पास 2 और वाईसीएम कितना है 4, ठीक है आ गया। इसका मतलब देखो 2 तो यहाँ चलेंगे एक्स एक्सिस 2, ठीक है ये 2 मीटर है, और 4 यहाँ चलेंगे, वाई एक्सिस के लोग कितना चलेंगे 4 मीटर चलेंगे, तो यहाँ पे होगा कुछ 2,4, इस पे ये 10 kg है ना, यहाँ पे होगा इसका सीएम मतलब सेंटर ऑफ मास, यहाँ पे होगा इसका। क्लियर, देखो क्या है 2,4 है ना, तो मतलब 2 तो क्या चलना है एक्स एक्सिस के लॉन्ग चलना है, 2 मीटर कहाँ चलना है एक्स एक्सिस के लॉन्ग, फिर 4 मतलब 4 मीटर चलना है वाई एक्सिस के लॉन्ग, तो फिर वहां पर ही होता है सीएम इसका सेंटर ऑफ मास। क्लियर है, ठीक है इस टाइप का क्वेश्चन डन। चलो फिर आगे, इसमें भी सेम बताना है, 3 बॉडीज है इस बार, 4 kg की 3 बॉडी है, ठीक है तो क्या करेंगे वही करेंगे, एक्ससीएम निकालेंगे और वाईसीएम निकालेंगे। तो ठीक है फाइंड करते हैं, पहले क्या बात करते हैं, किसकी बात करते हैं एक्ससीएम की। x1 m1 x1 प्लस में m2 x2 प्लस में m3 x3, टोटल मास कितना है 4 8 12, ठीक है वैल्यू पुट करते हैं m1, और पहले वो तो ले लो कोऑर्डिनेट्स लेने भूल गए, कोई नाम ले लेते हैं, रेफरेंस है ये, ठीक है रेफरेंस, तो यहाँ पे क्या होगी 0,0, यहाँ पे बताओ x एक्सिस 6 y एक्सिस तो है नहीं तो 0, क्या हो जाएगी 6,0, यहाँ पे बताओ यहाँ पे क्या होगा, देखो ये वाली डिस्टेंस कितनी है 3 मीटर, ये पूरी 6 है तो ये इतनी 3 मीटर और ये इतनी भी 3 मीटर। अब इसे ऐसे ज्वाइन कर दो, अब यहाँ पे हाइपोटेन्यूज थ्योरम लगा सकते हैं हम, 6 मीटर है ये हमारे पास, हाइपोटेन्यूज पता है हमें
बेस पता है, परपेंडिकुलर निकाल सकते हैं, वही क्या आ जाएगी इसकी वाई एक्सिस के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे यहाँ से। ठीक है, निकालते हैं। सुनो देखो क्या करेंगे, एच का स्क्वायर इक्वल टू में बेस का स्क्वायर प्लस में परपेंडिकुलर का स्क्वायर। एच का स्क्वायर मतलब 6 का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर प्लस में पी स्क्वायर, तो हमें निकालना ही है। तो 36 इक्वल टू 9 प्लस में पी स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 27। तो पी की क्या आएगी 3√3, ऐसा लिख सकते हैं ना, 3 × 3 × 3 एक बार आ जाएगा, है ना। तो पी की वैल्यू कितनी आ गई, ये कितनी आ गई 3√3। तो यहाँ पे इसके कोऑर्डिनेट क्या आएंगे 3 कोमा में 3√3। ठीक है, ये इसके कोऑर्डिनेट आ गए। क्लियर। ठीक है, अब वैल्यू पुट करते हैं। m1 और x1 ये तो 0 ही होगा। m2 x2 m2 और x2 मतलब 4 इंटू में 6 प्लस में m3 x3 मतलब 4 इंटू में 3 डिवाइडेड बाय में 12। तो कितना आएगा 4 2 24 4 3 12, तो 36 बाय में 12 मतलब क्या आएगा 3 और ये मीटर, क्योंकि इसमें मीटर गिवन है ना, क्वेश्चन में यूनिट क्या गिवन है, मीटर गिवन है, तो आंसर में भी क्या करेंगे मीटर ही करेंगे। क्लियर है इतना। ठीक है, ये क्या आ गया हमारे पास 3 आ गया एक। तो अब निकालते हैं YCM। क्या निकालते हैं, क्या हुआ इसके, YCM सुन लो। YCM क्या करेंगे m1 y1 प्लस में m2 y2 प्लस में m3 y3। ठीक है, टोटल मास कितना था 12। तो m1 y1 कितना आएगा, m1 y1 तो 0 प्लस में m2 y2 भी 0 प्लस में m3 कितना आएगा 4 इंटू में 12√3 आ जाएगा ना, ये 12√3 डिवाइडेड बाय में 12 से 12 कैंसिल, तो आंसर क्या आएगा √3 मीटर। तो ये क्या आ जाएगा एक √3। तो ये आंसर है। क्लियर। इससे यहाँ पे 3 मीटर चलेंगे और इससे यहाँ तक चलेंगे, तो यहाँ पे कहीं ना यहाँ पे सेंटर ऑफ मास हो गया इसका। ठीक है, चले आगे। हम ना इसमें 3 तरह की डेंसिटी की बात करते हैं। ठीक है, कितने तरह की, 3 तरह की। एक होती है लीनियर मास डेंसिटी। क्या होती है लीनियर मास डेंसिटी। एक होती है सरफेस मास डेंसिटी। ठीक है, और एक होती है वॉल्यूम मास डेंसिटी। दोबारा सुन लो, 3 होती है लीनियर मास डेंसिटी, सरफेस मास डेंसिटी एंड वॉल्यूम मास डेंसिटी। लीनियर मास डेंसिटी को हम डिनोट करते हैं लैम्डा से। किससे डिनोट करते हैं, लैम्डा से। और इसका फॉर्मूला होता है टोटल मास बाय में टोटल लेंथ। क्या फॉर्मूला होता है इसका, टोटल मास बाय में टोटल लेंथ। मास की यूनिट होती है केजी, लेंथ की होती है मीटर। तो इसकी जो यूनिट आती है किसकी, लीनियर मास डेंसिटी की। लीनियर मास डेंसिटी की जो यूनिट होती है वो होती है केजी पर मीटर। क्या होती है, केजी पर मीटर। सुनो देखो, और जो ये लीनियर मास डेंसिटी होती है इसके एग्जांपल है रिंग, रोड। रिंग में क्योंकि ये लीनियरली मास फैला होता है ना, जिस चीज में लीनियरली मास फैला होता है वो किस में आता है, लीनियर मास डेंसिटी में आता है। ठीक है, तो रिंग में और रोड में क्या होता है, लीनियरली मास फैला हुआ होता है। ठीक है, क्या होता है, लीनियरली मास फैला होता है। तो ये किसके एग्जांपल है, रिंग और रोड, लीनियर मास डेंसिटी के। ठीक है, किससे डिनोट करते हैं इसे, लैम्डा से। यस। सरफेस मास डेंसिटी, इसे डिनोट करते हैं सिग्मा से। किससे, सिग्मा से। ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है टोटल मास बाय टोटल एरिया। क्या फॉर्मूला होता है इसका, टोटल मास बाय एरिया। देखो टोटल मास तो सब में सेम ही रहेगा, ऊपर तो टोटल मास ही रहेगा और सबकी यूनिट भी केजी केजी केजी, ऊपर तो सेम ही रहेगी। क्या रहेगी तीनों में ही, टोटल मास टोटल मास। ठीक है, तो सरफेस मास डेंसिटी को किससे डिनोट करते हैं, सिग्मा से। इसका फॉर्मूला होता है टोटल मास बाय टोटल एरिया। टोटल एरिया की जो यूनिट होती है वो क्या होती है, मीटर स्क्वायर। क्या होती है, मीटर स्क्वायर। तो जो सरफेस मास डेंसिटी की जो यूनिट है वो हो जाएगी केजी पर मीटर स्क्वायर। क्लियर। वॉल्यूम मास डेंसिटी, और इसके जो डिस्क
डिस्क इसका एग्जांपल होता है, स्क्वायर शीट, रेक्टेंगुलर शीट इनके एग्जांपल होते हैं। क्योंकि इसके जो जो इसके एग्जांपल है इन पे, जैसे ये मान लो ये स्क्वायर शीट है और रेक्टेंगुलर शीट है और ये डिस्क है, इनके सरफेस पे मास फैला होता है। तो जिन चीजों के सरफेस पे मास फैला होता है वो किसके एग्जांपल है, सरफेस मास डेंसिटी। वहां पे जो हम डेंसिटी की बात करेंगे वहां पे कौन सी डेंसिटी की बात करेंगे, सरफेस मास डेंसिटी की बात करेंगे। ठीक है, क्या होता है इसमें, सरफेस पे चार्ज फैला होता है, मास फैला होता है, सॉरी चार्ज कहाँ से आ गया, 12th में पहुंच गया मैं। क्या फैला होता है, मास। ठीक है, तो ये इसके एग्जांपल है, डिस्क, स्क्वायर शीट एंड रेक्टेंगुलर शीट। वॉल्यूम मास डेंसिटी इससे डिनोट करते हैं रो से, किससे डिनोट करते हैं, रो से। इसका फॉर्मूला होता है टोटल मास में टोटल वॉल्यूम, और टोटल वॉल्यूम क्या, वॉल्यूम की जो यूनिट होती है मीटर क्यूब, तो इसकी हो जाएगी केजी पर मीटर क्यूब। एग्जाम्पल है इसका सॉलिड स्फीयर एंड सॉलिड सिलेंडर। इसमें वॉल्यूम में फैला होता है, क्या होता है, वॉल्यूम में फैला होता है मास। तो इसके एग्जाम्पल क्या है, सॉलिड स्फीयर एंड सॉलिड सिलेंडर। और इसकी डायमेंशन भी निकाल सकते हो आप। केजी की क्या होती है, केजी की डायमेंशन क्या होती है, एम, और लेंथ की क्या होती है, एल। तो इसकी क्या आ जाएगी, एम एल माइनस 1। इसकी क्या आ जाएगी यहाँ से, एम एल माइनस 2, और इसकी एम एल माइनस में 3। ठीक है, तो आप डायमेंशन निकाल सकते हो। क्लियर है। सेंटर ऑफ मास ऑफ फॉलोइंग बॉडीज लाइज एट ज्योमेट्रिकल सेंटर। देखो कुछ बॉडीज ऐसी होती है जिनका सेंटर ऑफ मास उनके ज्योमेट्रिकल सेंटर पे होता है। क्या बोला मैंने, कुछ बॉडीज ऐसी होती है जिनका सेंटर ऑफ मास कहाँ होता है, उनके ज्योमेट्रिकल सेंटर पे होता है। जैसे ज्योमेट्रिकल सेंटर का मतलब, ज्योमेट्रिकल सेंटर का मतलब बिल्कुल सेंटर में। हाँ, यही मतलब होता है ज्योमेट्रिकल सेंटर का, कि मतलब ये बिल्कुल सेंटर में ही। तो जैसे ये रिंग है, तो रिंग का जो सेंटर ऑफ मास है, रिंग का जो सेंटर ऑफ मास है वो कहाँ होता है, इसके ज्योमेट्रिकल सेंटर में होता है, मतलब बिल्कुल सेंटर में ही होता है सेंटर ऑफ मास। ठीक है, तो किस किस में होता है, ये रिंग में होता है, होलो स्फीयर में होता है, डिस्क में होता है, सॉलिड स्फीयर में होता है। ठीक है, होलो सिलेंडर में भी ज्योमेट्रिकल सेंटर पर ही होता है इसका सेंटर मास, और स्क्वायर शीट, सॉलिड सिलेंडर, रेक्टेंगुलर शीट इनमें भी। ठीक है, क्या होता है इनमें, कि इनका सेंटर ऑफ मास कहाँ होता है, इनके ज्योमेट्रिकल सेंटर पे ही होता है। इसमें बस यही है, इंफॉर्मेशन बेस्ड है। और क्यूब और क्यूबॉइड इनमें भी जो सेंटर ऑफ मास है वो कहाँ होता है, ज्योमेट्रिकल सेंटर में होता है। क्लियर। तो ये कितने हैं टोटल, 2, 4, 4 और 8, 10। मतलब ये जो 10 आपको शेप्स दिखाई, इन सब में क्या होता है, सेंटर ऑफ मास इनके ज्योमेट्रिकल सेंटर पे ही होता है। क्लियर। सब पे थोड़ी होता है ना, सब पे नहीं होता, मतलब जो ये दिखाई है बस इन में होता है। क्लियर। ठीक है, चलो सुनो, देखो ये क्या है, हाफ रिंग है। अगर मान लो हाफ रिंग है, हाफ रिंग में अगर पूछ ले कि हाफ रिंग में सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा, तो हाफ रिंग में पता है जो सेंटर ऑफ मास है ना, जो एक पूरे रिंग का जो सेंटर ऑफ मास होता है, पूरे रिंग का सेंटर ऑफ मास कहाँ होता है, बीच में। तो सेंटर ऑफ मास से कितना ऊपर चले जाए, 2r/पाई। उस सेंटर ऑफ मास से, एक रिंग के सेंटर ऑफ मास से कहाँ चले जाए, 2r/पाई की हाइट पे चले जाए, तो वहां पर मतलब यहाँ पर उसका सेंटर ऑफ मास होता है किसका, हाफ रिंग का। ये हाफ रिंग का मतलब क्या है, कि एक रिंग को आधा कर दिया, हाफ रिंग बन गई, है ना, हाफ रिंग बन गई। तो रिंग का तो कहाँ होता है, रिंग का तो यहाँ होता है, मतलब रिंग का मान लो इसके सेंटर में है। अगर हाफ रिंग की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं हम, हाफ रिंग की, तो इस सेंटर ऑफ मास से कहाँ चले जाएं, 2r/पाई ऊपर की हाइट पे चले जाएं, तो यहाँ पर होता है हाफ रिंग का सेंटर ऑफ मास। ठीक है, इसने ये बता रखा है कि सेंटर ऑफ मास ऑफ हाफ रिंग लाइज एट अ हाइट ऑफ 2r/पाई फ्रॉम ज्योमेट्रिकल सेंटर। मतलब ज्योमेट्रिकल सेंटर से 2r/पाई की हाइट पे होता है सेंटर ऑफ मास हाफ रिंग का। क्लियर है। ठीक है, देखो अब हाफ डिस्क की बात कर रहे हैं, तो इससे भी ज्योमेट्रिकल सेंटर से कितनी हाइट पे चले जाए, 4r/3 पाई। कितनी चली जाए, 4r/3 पाई की हाइट पे इसका ज्योमेट्रिकल सेंटर ऑफ मास होता है किसका, हाफ डिस्क का। क्लियर। देखो इसे याद कैसे करना है, देखो 1 2 3 4 ऐसे लिख लो, नीचे से 1 2 और इधर 3 4 और ऊपर तो r और नीचे पाई, यहाँ पे भी r और नीचे पाई। तो ऐसे कर सकते हो 1 2 3 4 और ऊपर r नीचे पाई। क्लियर है।
सेंटर ऑफ मास ऑफ हेमी होलोस्फेयर लाइज एट अ हाइट ऑफ r/2। जो होलोस्फेयर था उसका सेंटर ऑफ मास कहाँ था, उसके ज्योमेट्रिकल सेंटर पे था। लेकिन अगर हेमी होलोस्फेयर पूछ ले तो ज्योमेट्रिकल सेंटर से r/2 की हाइट पे चले जाओ, वहां पर क्या मिलेगा, सेंटर ऑफ मास मिलेगा किसका, हेमी होलोस्फेयर का। सेंटर ऑफ मास ऑफ हेमी होलोस्फेयर लाइज एट अ हाइट ऑफ r/2 फ्रॉम ज्योमेट्रिकल सेंटर। क्लियर। तो ये तो सारे याद ही करने, इससे मतलब याद ही करने पड़ेंगे भाई ये तो, कि r/2 है। ठीक है। हेमी सॉलिड स्फीयर, सॉलिड स्फीयर, हेमी सॉलिड स्फीयर में क्या करेंगे, उसके ज्योमेट्रिकल सेंटर से कितनी हाइट पे चले जाएंगे, 3r/8। कितनी हाइट पे जाएंगे हम, 3r/8 पे। तो ये 3r/8 पे हाइट पे जाने के बाद ये यहाँ पे क्या आ जाएगा, cm, मतलब सेंटर ऑफ मास किसका, हेमी सॉलिड स्फीयर का। क्लियर है, डन। ठीक है, आगे चलते हैं। देखो अगर होलोकॉन, होलोकॉन क्या पूछ रहे, सेंटर ऑफ मास पूछ रहे होलोकॉन में। तो होलोकॉन में क्या होता है कि ज्योमेट्रिकल सेंटर से कितनी हाइट पे जाना है, h/3। ज्योमेट्रिकल सेंटर में से h/3 की हाइट पे चले जाओ तो वहां पे क्या मिल जाएगा आपको, सेंटर ऑफ मास मिल जाएगा किसका, होलोकॉन का। ठीक है। और जो ये हम देखते हैं ना, ये बेस से बात करते हैं इसकी। ठीक है, ये h/3 कहाँ से जाना है, बेस से जाना है। अगर ऐसे टॉप से बोलते क्या पता, कई बार टॉप से भी बोल देता है। तो ये तो हम बेस से बात कर रहे हैं कि बेस से h/3 की हाइट पे जाओगे तो क्या मिल जाएगा, सेंटर ऑफ मास मिल जाएगा किसका, होलोकॉन का। लेकिन अगर टॉप से बोल दे तो, टॉप से बोल दे तो पता क्या होता है, h प्लस में h/3। ये कितना बन जाएगा फिर, 4h/3। तो 4h/3 में आता है फिर इसका सेंटर ऑफ मास। ठीक है, ऐसा इसमें है। सेंटर ऑफ मास ऑफ सॉलिड कौन, कितनी हाइट पे जाना पड़ेगा, h/4। और इसमें h/3 था, इसमें h/4 है। ज्योमेट्रिकल सेंटर से कितनी हाइट पे चले जाओ, h/4 की हाइट पे चले जाओ, वहां पे आपको क्या मिल जाएगा, सेंटर ऑफ मास मिल जाएगा किसका, सॉलिड कौन का। इतना क्लियर है, डन। देखो अब जो हम केस करने जा रहे हैं इसमें क्या होता है, जो यहाँ पे रोड्स दिख रही है, इसमें जो मास होता है, जो मास होता है वो क्या होता है, यूनिफॉर्मली फैला होता है। ठीक है, क्या होता है, मास यूनिफॉर्मली फैला हुआ होता है। ठीक है, जो ये रोड्स की बात कर रहे हैं, अब जो रोड्स वाला केस है इसमें जो हम बात करेंगे, इसमें क्या होगा, मास क्या होगा, यूनिफॉर्मली फैला हुआ मिलेगा। क्लियर। ठीक है, सुनो देखो इसमें क्या बोला है कि अगर लैम्डा क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एक्स के। लैम्डा क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है यहाँ पे एक्स के। तो x इक्वल टू 0 से x इक्वल टू 0 से सेंटर ऑफ मास के बीच का जो डिस्टेंस है वो हो जाता है 2l/3। कितना हो जाता है, 2l/3। और ये आता है बाय इंटीग्रेशन, जो कि हम सब्जेक्टिव में पढ़ते हैं, सब्जेक्टिव में आएगा ये। तो अभी तो ये जरूरी नहीं है कि क्यों कहाँ से आया। ठीक है, ये याद कर लो कि अगर लैम्डा क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एक्स के, तो इस केस में x इक्वल टू 0 से लेकर सेंटर ऑफ मास के बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी होती है, 2l/3। ठीक है, इसमें ये होता है इसका डेरिवेशन की, यहाँ से एक छोटी स्मॉल पीस काट लो dx, इसका मास मान लेंगे dm, ऐसे ऐसा होता है। ठीक है, तो उस केस में वो सब्जेक्टिव में करते हैं। ठीक है, तो वो सब्जेक्टिव में देखेंगे, यहाँ पे कोई नीड नहीं है इसकी। ठीक है, कोई नीड नहीं है हमारे कोर्स में अभी इसकी, इस समय x इक्वल टू 0 से सेंटर ऑफ मास के बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी हो जाएगी, 2l/3। क्या हो, जब लैम्डा क्या हो, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो किसके, x के। अगर लैम्डा x² की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, क्या बोला मैंने, अगर लैम्डा क्या है, x² के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो इस केस में x इक्वल टू 0 से लेके सेंटर ऑफ मास के तक की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 3l/4। कितनी हो जाएगी, 3l/4। देखो क्या कर रहे हैं हम यहाँ पे, इसकी 1 मान सकते हैं ना, तो इसमें एक ऐड कर देते हैं और फिर इसमें भी एक ऐड कर देते हैं जो नीचे आएगा। देखो इसमें क्या किया, ये 2 है, इस 2 को इस 2 में एक ऐड कर दो 3l, और इस फिर 3 में एक ऐड कर दो तो 4। तो आप ऐसे भी कर सकते हो, देखो जैसे इसमें करेंगे, ये 3 है, 3 है ना, एक बार इसे भूल जाओ। देखो ये 3 है तो 3 में एक ऐड कर दो 4l, l तो अपनी मर्जी से लगाना है, और 4 में एक और ऐड कर दो 5। तो इसका ये आंसर आ जाएगा कि x 0 से लेके सेंटर ऑफ मास के बीच की डिस्टेंस कितनी आ जाएगी, 4l/5। ठीक है, कब होगा, जब ये लैम्डा क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x की पावर 3। और यहाँ पे क्या था, लैम्डा क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x²। ये यहाँ से जनरल फॉर्मूला आ रहा है, ये लैम्डा यहाँ पे क्या लिख रखा है,
ये यहाँ से जनरल फॉर्मूला आ गया कि अगर मान लो एक्स लैम्डा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो एन की एक्स की पावर एन, एक्स की पावर एन, तो इस केस में जो फॉर्मूला होता है, जो सब ये जो निकल के आए हैं वो इस फॉर्मूले से निकल के आए हैं। देखो एक्स की पावर एन मतलब इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है एन प्लस में 1 इंटू में एल डिवाइडेड बाई में एन प्लस 2। ये सारे यहीं से निकल के आए हैं। देखो जैसे ये है, इसका क्या है, एक्स की पावर 2 है, लैम्डा क्या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एक्स की पावर 2, तो क्या करेंगे, फॉर्मूला क्या है हमारा, एन प्लस में 1 इंटू में एल डिवाइडेड बाई में एन प्लस में 2। तो एन क्या है 2 प्लस में 1 इंटू में एल, तो 2 प्लस में 2 तो ये कितना आ जाएगा 3l बाई में 2। तो सारे इसी से ही निकल के आते हैं। अगर मान लो यहाँ पे ऐसे होता है लैम्डा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स की पावर 4, तो क्या करते हैं, अगर इस मेथड से करना चाहते हो तो भी कर लो, इसमें एक ऐड कर देते हैं 5l और 5 में एक और ऐड कर देते हैं तो 6l, तो 6 तो 5l बाई में 6। और हम इससे भी कर सकते हैं, इससे भी कर सकते हैं। देखो कैसे कर सकते हैं, क्या है n प्लस 1 इंटू एल, एल प्लस 2, n प्लस 1 मतलब 4 प्लस में 1 इंटू में l डिवाइडेड बाई में 4 प्लस 2, 4 प्लस 2 तो ये कितना आएगा 5l बाई में 6। ठीक है, तो ये सारे निकाल सकते हो इस फॉर्मूले से, या फिर जो ये ट्रिक बताई कि इसमें एक प्लस कर दो और फिर उसमें एक और प्लस कर दो। ठीक है, डन। देखो अब इसमें क्या है, ये m1 है और ये m2 है, इनके बीच का डिस्टेंस क्या है l है, मतलब यहाँ तक x1 है, यहाँ से x2 है और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है l है। तो इस केस में जो x1 की वैल्यू होगी, x1 की वैल्यू मतलब यहाँ इससे लेके इस सेंटर ऑफ मास ही है ना ये, तो इसकी जो x1 की वैल्यू होगी वो क्या होगी m2l डिवाइडेड में m1 प्लस m2 मतलब टोटल मास। और ये उससे भी कर सकते हैं हम, जो हमने कोऑर्डिनेट फाइंड किए थे ना उस तरीके से भी कर सकते हैं। देखो मान लो कैसे, यहाँ पे इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे 0 कोमा में 0 यही होंगे, यहाँ पे क्या होंगे एल कोमा में 0 यही होंगे, इनके बीच की लेंथ क्या है एल है, तो यहाँ पे एल कोमा 0 होंगे। तो एक्ससीएम निकाल लो, एक्स निकाल लो, सीएम तो क्या है एक्स, तो सीएम भी लिख लो। क्या लिखते हैं हम, m1 x1 प्लस में m2 x2 यही करते हैं, डिवाइडेड बाय में टोटल मास मतलब m1 प्लस में m2 यही करते हैं। ठीक है, m1 कितना है, m1 इंटू में x1 करेंगे तो ये तो 0 ही आ जाएगा, प्लस में m2 इंटू में क्या करना है x तो l और डिवाइडेड बाय में m1 प्लस में m2, तो यहाँ से क्या आ जाएगा m2l बाय में m1 प्लस में m2। तो x1 की क्या आ जाएगी m2l बाय में m1 प्लस में m2 मतलब टोटल मास। ठीक है, अगर इसकी फाइंड करें तो इसकी भी सेम ही आएगी, ऐसे फाइंड हो जाएगा, ये भी हो जाएगा ना। तो इसकी क्या आ जाएगी m1, क्योंकि ये तो 0 0 होगा, तो ये क्या आ जाएगी m1l बाय में m1 प्लस m2। क्लियर। ठीक है, तो ये याद ही कर लो, और ये आया कहाँ से मैंने बता दिया, ऐसे भी निकाल सकते हो आप। ठीक है, और याद करना चाहते हो तो याद कर लो, मतलब अगर मान लो इसकी निकाल रहे हैं x1 की निकाल रहे हैं तो ये वाला मास लेना है, और अगर इसकी निकाल रहे हैं x2 की निकाल रहे हैं तो ये वाला मास लेना है। क्लियर है, चलो इसका एक क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, आगे है नहीं क्वेश्चन, नहीं है ना, हाँ एक क्वेश्चन कर लेते हैं, सुनो। यहाँ पे मान लो ये 4 kg का है, ठीक है दिख रहा है ना ये, और यहाँ पे 6 kg का है, इनके बीच का डिस्टेंस मान लो 12 मीटर। तो निकालें, क्या निकालें, x1 और x2 निकालें, x1 और x2। तो कैसे निकालेंगे, पहले फ्रॉम 4 kg से बात कर लेते हैं। 4 kg से बात करेंगे तो मान लो x1 निकाल रहे हैं हम, तो ये वाला मास लेंगे 6 इंटू में l डिवाइडेड बाई में टोटल मास 4 प्लस 6 10, तो कितना आ जाएगा 72 बाई में 10। x2 निकालेंगे मतलब फ्रॉम 6 kg से बात करेंगे, तो ये इसका निकाल रहे हैं, तो ये वाला मास 4 इंटू में L डिवाइडेड बाई में टोटल मास, तो ये कितना आ जाएगा 48 बाई में 10। क्लियर है, डन। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, देखो इसका प्रिंसिपल सुन लो।
वैसे ये तो डेफिनेशन, ये इससे कुछ समझ में तो आता नहीं है वैसे, मतलब ये डेफिनेशन है, याद कर लो। लेकिन जो क्वेश्चन के थ्रू अगर हम क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे तो ये ज़्यादा इजीली समझ में आएगा और ज़्यादा जल्दी से समझ में आएगा। लेकिन थोड़ा सा तो बता ही देता हूँ प्रिंसिपल क्या होता है इसका। प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, इफ नेट एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन अ सिस्टम इज जीरो देन इट्स लीनियर मोमेंटम विल ऑलवेज रिमेन कंजर्व्ड। क्या बोला इसने कि किसी सिस्टम पर लगने वाला नेट एक्सटर्नल फोर्स क्या हो, जीरो, तो उसका लीनियर मोमेंटम क्या रहता है, कंजर्व्ड रहता है। मतलब एक सिस्टम है, उस पर जो एक्सटर्नल फोर्स लगेगा, मतलब जो बाहर वाला फोर्स होता है, जो मतलब मान लो एजेंट वर्क कर रहा है या फिर कोई और फोर्स है, एजेंट वर्क कर रहा है मतलब वो फोर्स ही लगा रहा है कुछ ना कुछ, तो एजेंट वर्क कर रहा है, एजेंट वाला फोर्स या फिर कोई और फोर्स जो बाहर से लगा रहे हैं हम, वो क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। मतलब एक्सटर्नल फोर्स होना ही नहीं चाहिए, तभी क्या रहेगा, इसका लीनियर मोमेंटम क्या रहेगा, कंजर्व्ड रहेगा। और हमें क्या करना है, लीनियर मोमेंटम कंजर्व्ड करना है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, नेट एक्सटर्नल फोर्स क्या करना है, जीरो करना है। ठीक है, क्या होता है इसमें, नेट एक्सटर्नल फोर्स, किसी सिस्टम पर लगने वाला एक्सटर्नल फोर्स, इंटरनल की कोई दिक्कत नहीं है, एक्सटर्नल की बात कर रहे हैं हम। कौन सी बात कर रहे हैं, एक्सटर्नल की। तो नेट एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन अ सिस्टम इज जीरो देन इट्स लीनियर मोमेंटम विल ऑलवेज बी रिमेन कंजर्व्ड। ठीक है, सुनो देखो क्या बोला इसने,